क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि प्लेट विवर्तनी से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी के प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्लेट का थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे, डायग्राम के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आंसर को किस तरह से लिखा जाता है यूनिवर्सिटी के पेपर में। चलिए आंसर को हम लोग देखते हैं। आंसर किसी भी पेपर में, चाहे आपका मेजर हो चाहे आपका माइनर हो, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपका बड़ा क्वेश्चन होगा। अटेम्प्ट करने से पहले आपको दिमाग में 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, आपको भूमिका लिखना है और भूमिका आपको टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो उस टॉपिक के ऊपर आपको भूमिका लिखना है। भूमिका के बाद आप क्या लिखिएगा, बॉडी, इंट्रोडक्शन जिसको भूमिका, उसके बाद बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी और उसके बाद आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ये 3 पार्टों में आपका कोई भी बड़ा क्वेश्चन डिवाइडेड होता है, चाहे आपका मेजर हो या फिर माइनर पेपर। तो आज की क्लासेस में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भूमिका को हम लोग देखने वाले हैं पहली में, और इसकी भूमिका को विस्तार पूर्वक समझने से पहले कुछ चुनिंदा बातों को हमें ध्यान में रखना है जिससे ये पूरा सवाल को हम लोग आसानी से टैकल कर सकें एग्जाम हॉल में। तो देखिए, भूमिका करने से पहले हमें लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। लिथोस्फीयर है क्या, लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी, ठीक है ना। देखिए, लिथोस्फीयर बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे, और लिथोस्फीयर को जानने से पहले पृथ्वी का आंतरिक संरचना को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आंतरिक संरचना पृथ्वी को, जैसे हम लोग केक को काटते हैं ना, बर्थडे में या फिर किसी भी फंक्शन में हम लोग केक काटते हैं तो केक का एक लेयर बनता है, केक्स काटने के बाद उसका एक लेयर आता है। उसी तरह से अगर पृथ्वी को, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर हम अंदर से बाहर की ओर अगर काटेंगे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, मगर एक कल्पना की ओर हम लोग सोचते हैं। अगर पृथ्वी को अंदर से बाहर की ओर हम लोग अगर काटते हैं ना तो इसका 3 हिस्सा, 3 लेयर हमें मिलेगा, ठीक है। पहला अंदर से बाहर, ठीक है ना, हम लोग अंदर से बाहर यानी इनर से आउटर, इनर से आउटर की ओर बढ़ेंगे, अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर जाने के क्रम में पहला जो लेयर, जो केंद्र का लेयर है, इसको हम लोग कोर, पहला कोर लेयर आता है, ठीक। पृथ्वी का अंदर से बाहर की ओर 3 लेयर होती है, मुख्यतः 3 लेयर, ठीक। पहला आती है कोर, कोर के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आपका क्रस्ट। इसी क्रस्ट में हम लोग रहते हैं, इंसान रहता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर जो लैंडस्केप है, यहां पर क्रस्ट के ऊपर पाई जाती है, नदियां बहती है, पहाड़, पर्वत सभी इसी क्रस्ट में विराजमान होती है, ठीक। तो 3 लेयर, कोर, मेंटल और क्रस्ट। इस मेंटल को 2 हिस्सा में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल, याद रखिएगा। अब आते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर। ना, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत होती है, पृथ्वी का सबसे ऊपर का परत क्रस्ट के, है ना, क्रस्ट में ये पाई जाती है। इसमें क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का ऊपरी भाग शामिल होता है ना। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, ये तो लेयर है, मेन 3 लेयर, और इन तीनों लेयर में क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी अपर मेंटल और क्रस्ट, ठीक है, अपर मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों को मिला करके लिथोस्फीयर, ठीक। इसकी यानी लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 50 से 200 किलोमीटर तक होती है। यही परत टेक्टोनिक प्लेटों में बटी होती है, और यही लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेटों में बटी होती है। उदाहरण ना, जिस जमीन पर हम रहते हैं वह इसी लिथोस्फीयर का हिस्सा है, जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं वही लिथोस्फीयर का हिस्सा है। एस्थोनोस्फीयर, देखिए ना, यह लिथोस्फीयर के नीचे पाए जाने वाली परत है, पूरी तरह से ठोस नहीं है। पहला लिथोस्फीयर,
देखिए यहां पर लिथोस्फीयर आपको मिल गया और लिथोस्फीयर का नीचे एस्थोनोस्फीयर। लिथोस्फीयर कठोर होती है, सख्त होती है, और एस्थोनोस्फीयर ये नरम परत होती है, ठीक ना। बल्कि अर्ध द्रव यानी सेमी मोल्टेन और नरम होती है। लिथोस्फीयर कठोर और एस्थोनोस्फीयर नरम परत। इसी परत पर टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे खिसकती है और इसी आपका एस्थोनोस्फीयर में, ये एस्थोनोस्फीयर में ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे खिसकती रहती है। ये जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये खिसकती रहती है। सरल शब्द में लिथोस्फीयर का मतलब होता है कठोर प्लेट और एस्थोनोस्फीयर का मतलब होता है नरम प्लेट, जिस पर नरम स्तर जिस पर प्लेट तैरती है। अब आते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े बड़े ठोस टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी के जो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन टुकड़े को हम लोग लिथोस्फीयर का, किसकी टुकड़ा ना, लिथोस्फीयर की टुकड़े को हम लोग यानी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, याद रखिएगा क्रस्ट हो गया प्लस अपर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी, लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। यह प्लेटें नीचे के नरम परत यानी एस्थोनोस्फीयर पर धीरे धीरे चलती रहती है। यह एस्थोनोस्फीयर में धीरे धीरे खिसकती रहती है। मुख्य बातें न, पृथ्वी पर लगभग 7 बड़े और कई छोटे प्लेट हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स न, पृथ्वी में मुख्यतः 7 प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और कई छोटे छोटे मेजर प्लेट्स 7 और माइनर प्लेट्स 7 बहुत ज्यादा होती है। प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकती रहती है। जो भी प्लेट्स हैं वो हर साल थोड़ी थोड़ी सेंटीमीटर में वो खिसकती रहती है। प्लेटों की टक्कर या अलग होने से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत बनते हैं। और यही प्लेट जब आपस में भिड़ जाती है, एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट चढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर एक प्लेट नीचे धंसका और ये ऊपर में चढ़ रहा है, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये देखिए एक प्लेट यहाँ पर नीचे धसक रहा है और ये प्लेट ऊपर की ओर चढ़ रहा है। जो भारी प्लेट है वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है और नरम प्लेट नीचे की ओर दब जाती है, जिसके कारण भूकंप को आपको देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टक्कर से वर्तमान के समय में हिमालय जैसी उच्च पर्वत की सृष्टि हुई है। चलिए आते हैं अब मेन नोट्स के ऊपर हम लोग। तो देखिए प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स वह वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो पृथ्वी के स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर की बड़ी बड़ी कठोर परतें की गति और उनके होने के कारण होने वाली भूगर्भीय घटनाओं की व्याख्या करता है। यानी टेक्टोनिक प्लेट्स है क्या, जो टेक्टोनिक प्लेट्स अभी हम लोग देखें कि लिथोस्फीयर का टुकड़ा, ये लिथोस्फीयर की टुकड़ा बड़ा बड़ी जो टुकड़े होते हैं, बड़ी बड़ी जो टुकड़े होती है, इनके चलने के कारण, इनके गति के कारण भूगर्भीय बहुत सारा भूगर्भीय घटनाएं होती है, जैसे ज्वालामुखी को फटना, पृथ्वी के किसी भूभाग को ऊपर की ओर उठना या फिर नीचे बैठ जाना। इन तमाम भौगोलिक प्रक्रियाएं प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही होती है। यह प्लेटें पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की अर्ध तरल परत, जिसे दुर्बल मंडल यानी एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है, और इसी एस्थोनोस्फीयर पर ये धीरे धीरे तैरती रहती है। इन प्लेटों की गति के कारण ही भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये कहां पर तैरते हैं, एस्थोनोस्फीयर में ये तैरते हैं। अब आते हैं अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय वहाव सिद्धांत। इसी का पाठ है, इसी क्वेश्चंस का पाठ है। तो पहले हम लोग भूमिका लिख दिए, उसके बाद जो वेगनर द्वारा जो प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को
बल देता है, प्रूफ करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसका बॉडी पार्ट में, इस चीज को चर्चा करेंगे हम लोग बॉडी पार्ट में। तो अल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। चलिए मुख्य अवधारणा है क्या कि 1912 में वैगनर ने प्रस्तावित किया कि सभी महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप थे जिसे उन्होंने पैंजिया कहा गया। ठीक, पैंजिया और पैंथालासा का कंसेप्ट को वैगनर की थ्योरी से आती है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आपका जितने भी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आपको पूछा जाएगा हर बार, हर सेमेस्टर में ये सवाल पूछी जाती है कि वेल्फ्रेड वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है किस साल आया, तो ये 1912। ठीक, तो पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी, आज के समय में हम लोग 7 कॉन्टिनेंट को देखते हैं, 7 महादेश को देखते हैं, 7 बड़ी बड़ी महादेश और 5 महासागर, 5 बड़ी ओशंस और 7 कॉन्टिनेंटल को हम लोग देखते हैं, 7 महादेश और 5 महासागर को देखते हैं। प्राचीन काल में ये सभी 7 जो महादेश हैं, ये एक महादेश का हिस्सा था और ये 5 को महासागर एक ओशंस का हिस्सा था। और ये सबसे विशाल भूखंड, इस भूखंड का नाम, इस महादेश का नाम क्या था? पैंजिया। इसका नाम क्या था? पैंजिया। पैंजिया इसका नाम था। और इस महासागर का नाम क्या था? पैंथालासा। एक महाद्वीप और एक महासागर। चलिए, और इसी से पृथ्वी का अवस्थान, इनका साक्ष्य और कालक्रम में इनका टूटने के बाद ही अलग अलग महादेश और अलग अलग महासागर बना, पैंजिया और पैंथालासा टूटने के बाद। और इसका वो एविडेंस भी दिए। पहला एविडेंस वो क्या देते हैं ना, भौगोलिक समानता। भौगोलिक समानता कैसे देते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के तटों के बीच, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तटों के बीच जिग्सॉ फीट की पूर्ण समानता। साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है ना, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और आपका अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट। साउथ अमेरिका का ये ईस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न जो कोस्ट है, इसको अगर आप मिला दीजिएगा ना, इसको नजदीक आप जब लाइएगा तो इसकी जो तट है, इन दोनों का जो तट है, ये दोनों का तट आपस में मिल जाता है। यानी इससे यह साबित होता है, इसी को हम लोग जिग्सॉ फीट बोलते हैं, कि दोनों का तट एक साथ मिल जाता है। जैसा एक ही हिस्सा का 2 टुकड़ा होता है। रोटी को जब आप तोड़िएगा तो रोटी का 2 अलग अलग टुकड़ा निकलता है, और उसको आप जब नजदीक लाइएगा तो उसकी जो टुकड़े में, जो किनारे में जो बनावट बनती है, वो आपस में जुड़ जाती है ना। ठीक उसी तरह से जिग्सॉ फीट में होता है। दूसरी बात, जीवाश्मों की विवरण। जीवाश्म क्या ना, जीवों का अवशेष। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्मों की उपस्थिति, जैसे मेसोसॉरस और ग्लेसोपेटिरिस, जो तैर या फिर उड़ नहीं सकते, और इन जैसे जीवों का अवशेष महादेशों में मिलना, इससे यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल में ये जीव एक ही जगह में अवस्थित करते थे। ये 2 प्रकार का जो जीव है, यानी मेसोसॉरस और ग्लेसोसॉरस, जो कभी उड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे पक्षियां उड़ पाती है, तैरते हैं, बहुत सारे जानवर तैर सकते हैं, बहुत सारे पक्षियां उड़ती है, मगर ये दोनों जीव कभी ना ये उड़ पाए ना ये तैर पाते हैं। फिर भी अलग अलग महादेशों में
इनकी जीवाश्म क्यों पाई जा रही है। इससे यह साबित हो रहा है कि प्राचीन काल में ये एक ही भूखंड का हिस्सा थे, एक ही भूखंड में ये पाए जाते थे। इसलिए जब इनका मौत हुआ, किसी भी कारण से इनका मौत होता है, तो इनका अवशेष उस मिट्टी में दब गया और बाद के समय में जब महादेश अलग हुए तो अलग अलग महादेशों में इनकी अवशेष मिलने लगी। और अवशेष सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां पर रहती है? बर्फीले वाले इलाकों पर। याद रखिएगा कि बर्फीले वाले इलाकों पर अवशेष सबसे सुरक्षित रहती है। मैमथ का जो प्राचीन काल में हाथियों का सबसे बड़ा प्रजाति हुआ करता था, मैमथ, जो जिसकी बाल पूरी तरीके से पूरे शरीर में बाल ही बाल और लंबे दांत, आज के हाथी से कम 10 गुना बड़ा, उनका जीवाश्म कहां से मिला? साइबेरिया में। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चट्टानों की समानता, देखिए चट्टानों की समानता को हम लोग देखते हैं। विभिन्न महाद्वीपों की भूगर्भीय संरचनाओं और चट्टान निर्माण में मेल खाना। विभिन्न महादेश की जो चट्टानी है, इन चट्टानों का आपसी मेल इस बात की ओर इशारा करता है कि प्राचीन समय में ये एक ही जगह का हिस्सा हुआ करती है। उसके बाद जलवायु का साक्ष्य न, वर्तमान ठंडे क्षेत्र जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, में प्राचीन हिम नदी के निक्षेपण मिलता है, जो दर्शाता है कि वो कभी ध्रुवों के पास थे। न वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो ठंडे वाले इलाके में, इस इलाके में हिम नदियों में मिलना, प्राचीन हिम नदी यानी ग्लेशियर टिल्ट का निक्षेपण इस बात की ओर इशारा करता है ये कभी ध्रुवों के पास हुआ करती थी। अब इससे प्रमाणित देखिएगा, अगर आप अंटार्कटिका को उठाइएगा, अंटार्कटिका को आप इस तरह से आप उठाइएगा और भारत का जो टिप है यानी साउदर्न टिप, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपस में जुड़ जाएगी। मैप को अगर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। ये जो साउदर्न पोलर है, अंटार्कटिका का जो अंटार्कटिका साउदर्न पोलर में आती है, दक्षिण ध्रुव में आती है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इससे यह साबित होगा कि एक समय ये लोग एक थे। उसके बाद हम वेगनर में कुछ त्रुटियां मिलती है, वेगनर के सिद्धांत में कुछ त्रुटियां पाई जाती है, इसी त्रुटियां को देखेंगे। चलिए ना, वेगनर ये नहीं समझा पाए कि महाद्वीप किस बल के कारण खिसक रहे थे। वेगनर तो ये तो समझा दिए कि सारे जो पृथ्वी के सभी, सॉरी सारे बोल रहे हैं कि पृथ्वी के सभी जो महादेश, वो महादेश एक हिस्सा था, एक बड़े भूखंड का वो हिस्सा था और वो अलग अलग हो गए। ये तो वो समझा दिए थे और इसका साक्ष्य में भी उदाहरण दिए, मगर ये कभी भी ये बता नहीं पाए कि किस कारण से महादेश टूटा, पैंजिया टूटा और अलग अलग स्थानों में उसका बिखराव हो गया, किस कारण से हुआ। उन्होंने ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस का तर्क दिया था। उन्होंने कुछ आसान तरीके से समझाने के लिए टाइडल फोर्स का, ज्वारीय बल का सिद्धांत दिए, जिसे वैज्ञानिकों ने अपर्याप्त मानकर उनके सिद्धांत को दर्शकों तक अस्वीकार किया। टाइडल फोर्स का कंसेप्ट दिए कि ज्वारीय गति के कारण महादेश पैंजिया टूटा, बड़ा महादेश टूटा, मगर बहुत समय तक, बहुत दशकों तक जो हमारे बाद के समय में, उनके बाद जो जियोलॉजिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, इसको अपर्याप्त माने। क्यों? ना टाइडल फोर्स का इतना प्रेशर या फिर इतना बल है नहीं कि एक विशाल भूखंड को बीच से तोड़ दें। अब आते हैं हैरी हेस का समुद्र तल प्रसार सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हैरी हेस की सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, जो कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को बल देता है। देखिए,
हैरी हेस थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं ना। 1960 के दशक में अमेरिकी भूगोलविद हैरी हेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकत्रित किए गए डेटा और उपयोग उन्होंने किए थे। उन्होंने प्रस्तावित किया कि महासागरों के बीच में स्थित मध्य महासागरीय तटों यानी मिड ओशनिक रिज से लगातार नया समुद्री क्रस्ट बाहर आ रहा है और दोनों दिशाओं में यह फैल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग देखते हैं एक युगांतकारी घटना। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है और साथ ही साथ आर्थिक नुकसान, कई राष्ट्र इसमें बर्बाद हो गए थे। मगर द्वितीय विश्व युद्ध में मैप्स का कलेक्शन हुआ था बहुत बड़ी तरीके से, ठीक है। इंसानों के ऊपर जहरीले गैसों का प्रभाव हिटलर ने जो जीवों के ऊपर किए थे, तो ये साइंस के ऊपर बहुत सारे चीजों में इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत सारे साक्ष्य मिले। तो उसी के क्रम पर जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे अमेरिकी जियोलॉजिस्ट हैरी हेस ने जो डेटा और मानचित्र को इकट्ठा किए, अलग अलग देशों का मानचित्र को, तो उन्होंने पाया कि महासागरों के बीच स्थित मध्य महासागरीय तट यानी किसी भी महासागर के अंदर पाए जाने वाली मिड ओशनिक रेंज यानी महासागर के अंदर की उच्च भूमि, महासागर के अंदर पाए जाने वाली जो उच्च भूमि, ये उच्च भूमि लगातार नए समुद्री क्रस्ट इससे बना रहा है, ठीक है। समुद्र में, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, समुद्र के अंदर पाए जाने वाली मिड ओशनिक रीच यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाला भूखंड, उच्च भूमि, ये साल दर साल फैल रहा है और नया समुद्री क्रस्ट को ये बना रहा है। क्रस्ट दो प्रकार, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है आपका महादेशीय क्रस्ट और एक महासागरीय, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दो क्रस्ट होती है। इसकी प्रक्रिया ये कैसे बन रहा है, मिड ओशनिक रेंज किस तरह से महासमुद्री क्रस्ट को फैला रहा है, इसकी प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रक्रिया को हम लोग एक बार देखते हैं। मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है, हम लोग सभी को पता है कि मेंटल से मैग्मा, इस प्रकार मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है ना, मैग्मा से ऊपर उठेगा, मेंटल से मैग्मा बाहर निकलेगा, कटक के पास नया क्रस्ट जमा होता है, यानी जो मिड ओशनिक क्रस्ट, मिड ओशनिक रिज है, मान के चले कि ये एक समुद्र में इस तरह से उच्च भूमि, बीच का पार्ट होता है उच्च भूमि, इस प्रकार का उच्च भूमि, यह हम ऊपर से दिखा रहे हैं, इस तरह से उच्च भूमि होता है और इस उच्च भूमि से मैग्मा लगातार बाहर निकल रहा है, ऊपर से मैग्मा लगातार बाहर की ओर निकल रहा है। जब मैग्मा बाहर की ओर निकल रहा है तो ये निकलते हुए मैग्मा यहां से जब बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, आग्नेयगिरी से जब मैग्मा बाहर निकलता है, और आग्नेयगिरी घर में दिखेगा जब आपका किसी भी तरह का फंक्शन होता है, उसमें आप अनार की दानों को आग लगाते हैं ना, वो जो अनार जलाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपका आग्नेयगिरी से मैग्मा बाहर निकलता है। और ये जब मैग्मा जब बाहर निकल रहा है, ये इस तरह से क्रस्ट में जमा होते जाता है और आगे की ओर फैलता रहता है, ठीक। चुंबकीय पट्टियां और चट्टानों की उम्र का अध्ययन इसी प्रसार की पुष्टि करता है। और ये जिस तरह से आगे की ओर जब ये फैलता जाता है और फैलने के बाद इससे हमें क्या पता चलता है ना, जो चट्टान यहां पर बन रहे, जो रॉक्स बनेगा, जो इग्नियस रॉक्स बनता है, वही इग्नियस रॉक्स का हमको उम्र भी पता चल जाएगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलेगा। उसके बाद सबडक्शन की अवधारणा, हैरी हेस ने यह समझाया कि जब नया क्रस्ट
क्रस्ट कटकों पर बनता है। यानी जब नया क्रस्ट मिड ओशनिक रेंज के ऊपर बनता है तो पुराना क्रस्ट महासागरीय गर्त में पृथ्वी के मेंटल में वापस धकेल दिया जाता है और वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे सबडक्शन। मतलब पूरा समुद्र, मान के चलिए यहां पर पूरा समुद्र है और समुद्र के अंदर इस प्रकार का एक आग्नेयगिरी है समुद्र के अंदर में, और यहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है, यहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है और मैग्मा बाहर निकलते हुए जमा होगा, इस तरह से फैलेगा। आज यहां पर फैला हुआ है, कुछ समय बाद दोबारा जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर से भी तो मैग्मा जमेगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, पहले जो जमा था मैग्मा वो नीचे की ओर धसकेगा। कालांतर में इस तरह से एक लेयर बनते बनते ये जो पहला वाला जो लेयर था ये दोबारा पृथ्वी के कोर में चला जाएगा और कोर में जाने के बाद हीट के कारण, प्रेशर के कारण ये दोबारा पिघल जाएगा। इसी को हम लोग सबडक्शन कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। प्लेट विवर्तनी के एक एकत्रित सिद्धांत, यूनिफाइड थ्योरी, ना वैगनर और हेस के विचारों को मिलाकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जन्म होता है। दोनों थ्योरी को मिला करके, यानी वैगनर और हेस को दोनों को थ्योरी में जब आपस में हम लोग मिला देते हैं तब द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक आता है। दोनों को मिला करके वैगनर क्या बताएं ना, वैगनर बताएं पैंजिया पैंथालस का कांसेप्ट दिए और मिड ओशनिक रेंज, सबडक्शन, इन सभी के बारे में जानकारी कौन दिए ना, हैरी हेस। और इन दोनों सिद्धांत को जब हम लोग मिला देते हैं तब वो सिद्धांत आता है आपका यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी के बाहर जो कठोर आवरण है यानी स्थलमंडल, और इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के जो बाहरी आवरण यानी स्थलमंडल, ठीक है, इसी स्थलमंडल के कई टुकड़े यानी लिथोस्फीयर की कई टुकड़े आपस में बटे होते हैं जिसको हम लोग प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें संवहन धाराओं यानी कन्वेक्शन करंट द्वारा संचालित होकर दुर्बल मंडल पर गति करती है। ये कन्वेक्शन करंट के माध्यम से ये प्रभावित होती है और ये लिथोस्फीयर में, सॉरी एस्थोनोस्फीयर में ये तैरती है। लिथोस्फीयर के टुकड़ा एस्थोनोस्फीयर में तैरती है और एस्थोनोस्फीयर वो हल्की होती है, इसलिए इसको दुर्बल मंडल हिंदी में कहा जाता है। प्लेटों के गति के लिए उत्तरदायी बल, मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मूवमेंट। ये जो प्लेट जो तैरती है, क्यों तैरती है, किस कारण चलती है, इसको हम लोग देखेंगे। कोई तो फोर्स होगा, कोई तो चलाएगा, कोई ऐसा तो चीज होगा जो इसको चलाएंगे, तो उसको कौन सा कारण है, कौन सी प्रक्रिया है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट के बारे में हम लोग देखते हैं ना। मेंटल में रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न उष्मा और घनत्व में अंतर के कारण गर्म मैग्मा का ऊपर उठना और ठंड के नीचे जाना, यह मुख्य प्रेरक बल हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, संवहन की धाराएं ना। मेंटल में जो रेडियोधर्मी जो ऊष्मा होती है, हाईली रेडियो एक्टिवेट एनर्जी, ठीक, वो एनर्जी और घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में डेंसिटी के कारण, डेंसिटी में कमी के कारण, डेंसिटी में अलग अलग अंतर के कारण होता है ना। डेंसिटी में कभी डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और जिसके कारण मैग्मा कभी ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद अगर ऊपर उठता है, एक मैग्मा का लेयर अगर ऊपर उठा तो दूसरा मैग्मा का लेयर नीचे बैठेगा, और यही मुख्य प्रेरक बल हैं, यही मुख्य संवहन की धाराएं। और इसी तरह से वो ऊपर उठते हैं और आगे लगातार ऊपर नीचे होते होते ये गति इनको मिलता है। इस तरह से ये ऊपर नीचे लगातार होती है और इसी से ये
आगे की ओर मूव करते हैं, ऊपर नीचे होते हुए, लगातार ऊपर नीचे होते हुए या आगे की ओर मूव कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे संवहन की धाराएं। दूसरा स्लैब पुल। स्लैब पुल की धारा क्या होती है, स्लैब पुल की थ्योरी ना, सबसे महत्वपूर्ण बल जहां ठंडी और घनी प्लेट सबडक्शन जोन यानी गर्त में अपने वजन के कारण नीचे खिसकती है, अपने वजन के कारण, ठीक है। स्लैब पुल, स्लैब पुल यानी वो सिद्धांत जहां से कोई एक बड़ा सा स्लैब यानी मेंटल से बाहर निकलने वाला जो मैग्मा, जो तरल अवस्था में, और वो ठंडा जब होती है तो वो नीचे की ओर खिसकती है वजन के कारण। हल्का वजनधारी अगर कोई प्लेट होगा तो वो नीचे की ओर धंसेगा। उसको कौन धंसाता है ना, वो भारी वाला प्लेट उसको नीचे की ओर धंसाता है, जिसको हम लोग स्लैब पुल कहते हैं। रिज पुश ना, महासागरीय कटकों जो महासागरीय जो कटकों हैं, उन महासागरीय कटकों पर प्लेट का ढलान से नीचे खिसकता है, ढलान से, प्लेटों की ढलान से कि नीचे की ओर मैग्मा खिसकता रहता है। अब आते हैं प्लेट सीमाएं और संबंधित भू आकृतियां। चलिए, प्लेट सीमाएं, प्लेट बाउंड्रीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेट बाउंड्रीज, अलग अलग बाउंड्रीज होती है इसके बारे में, और इससे संबंधित अलग अलग जो भू आकृति बन रही है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला, अपसारी सीमाएं यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज किसको कहते हैं और इस प्रक्रिया कैसे यह प्रक्रिया संपन्न होती है ना, प्लेटें दूर जाती है, नया क्रस्ट बनता है। इस प्रक्रिया में आपसी अपसारी सीमाएं में यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है और नया क्रस्ट बनता है। यानी मान के चलिए कि दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स अगर एक दूसरे से खिसक गया तो नीचे का लावा ऊपर की ओर उठेगा, और उठने के कारण ये इसके बीच में जो गैप बना, इसी गैप में एक नया क्रस्ट का जन्म होगा। भू आकृति न, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रेंजेस, दरार यानी रिफ्ट वैलियां, इन सभी का सृष्टि होती है। दरार या फिर रिफ्ट वैलीज सृष्टि होती है जब प्लेट दूर जाती है और एक नया क्रस्ट का जन्म होता है। उदाहरण, मध्य अटलांटिक कटक, पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी। इसको याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसी दरार के कारण, ये दरार के कारण ही जो किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर बनता है दरार, और इस दरार के कारण आज के समय में हम लोग को देखने को मिलेगा कि अफ्रीका बीच से टूट रहा है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण ही हो रही है, जो अफ्रीका का प्लेट बीच से टूट रहा है। अभी सारी सीमाएं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, चलिए इसको देखते हैं, इसकी प्रक्रिया। न प्लेटें टकराती है और एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, जिसको हम लोग सबडक्शन कहते हैं। तो कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, कॉन्वर्जेंट अभिसारी सीमाएं ना, अभिसारी सीमाएं में जब प्लेट आपस में टकराती है, वहां पर क्या हो रहा था, पहले वाला में प्लेट दूर हो जाती है। अब सेकेंड वाला में, अभिसारी में, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां पर प्लेट टकरा रही है, पहला प्लेट दूर हो रही है। पहले में सिद्धांत में देखें हम लोग, किसमें देखें ना, अपसारी में प्लेट डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में प्लेट्स क्या हो रही है ना, एक दूसरे से अलग हो रहा है, इस प्रकार का प्लेट एक दूसरे से अलग हो जा रहा है। यहां पर अभिसारी सीमा में प्लेट आपस में टकरा रही है। जब प्लेट आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है। जो हल्की प्लेट होगा, जिसका घनत्व हल्का होगा, कम होगा, वो नीचे की ओर धंसेगा, और उसको कौन धंसाएगा, बगल वाला जो भारी प्लेट है। ठीक है। और तीन प्रकार की भू आकृति यहां पर बनती है। एक, महासागरीय महाद्वीप,
एक हो गया महासागरीय महाद्वीप, दूसरा महासागर महासागर, और तीसरा महाद्वीप महाद्वीप। तीन प्रकार की भू आकृति बनती है। पहला भू आकृति को हम लोग देखेंगे कि महासागर महाद्वीप गर्त, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे एंडीज, ये अभिसारी सीमा के द्वारा ही बनती हैं भू आकृति। दूसरा ना महासागर और महासागर गर्त जैसे द्वीपचाप, जापान और फिलिस्तीन, जापान और फिलीपींस, फिलिस्तीन नहीं होगा, जापान और फिलीपींस होगा, जापान और फिलीपींस का बनना। महाद्वीप और महाद्वीप जैसे वलित पर्वत, हिमालय, आल्प्स, हिमालय और आल्प्स इसका उदाहरण है महाद्वीप प्लस महाद्वीप का। चलिए रूपांतर सीमाएं, अगले आते हैं रूपांतर सीमाएं। रूपांतर सीमाएं क्या होती है इसको देखते हैं, इसकी प्रक्रिया को देखेंगे। ना प्लेट अगल बगल फिसलती है, ना क्रस्ट बनता है, ना नष्ट होता है। रूपांतर सीमाएं में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होती है, ना प्लेट ना एक दूसरे से दूर जाती है, सिर्फ खिसकती है, ना क्रस्ट बनते हैं, ना इसमें नष्ट हो जाते हैं। आकृतियां रूपांतर वंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, भूकंपीय गतिविधि, उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका उदाहरण है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के ये उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तन के प्रभाव, इसका इंपैक्ट को देखते हैं। प्लेट विवर्तनी प्रक्रिया का पृथ्वी पर व्यापक और गतिशील प्रभाव पड़ता है। व्यापक प्रभाव, पृथ्वी के ऊपर व्यापक प्रभाव को देखने को मिलेगा, पृथ्वी के ऊपर व्यापक प्रभाव को देखने को मिलेगा। यह न केवल पृथ्वी की सतह को नया आकार देता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों का वितरण भी प्रभावित करती है। ये जो आपदाएं आती है जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं, या फिर जो रॉक्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद जो रॉक्स का निर्माण होता है, शिलाओं का जो निर्माण होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद आपका इग्नियस रॉक्स, ये अलग अलग जो रॉक्स बनती है, शिलाएं बनती है, ये हमारे लिए तो संसाधन है। जो मिनरल्स नीचे से बाहर आती है इसका तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा संसाधन हो गया। एक तरफ हमारा विनाश भी हो रहा है और इससे हम लोग संसाधन की तलाश भी कर रहे हैं। भू आकृतियों का निर्माण, प्रभाव में भू आकृति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। प्लेटों की गति विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां, जो लैंडफॉर्म्स बन रही है, ये लैंडफॉर्म्स प्लेट विवर्तन के कारण ही हो रहा है। प्लेटों में गति के कारण ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन रहा है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। एक पहला वाला न पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण, ठीक है, बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है। जब दो महाद्वीप प्लेट आपस में टकराते हैं अभिसारी सीमाओं के द्वारा, तो उनके किनारों पर दबाव पड़ता है और वो मुड़कर ऊपर उड़ जाती है, जिससे विशाल बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। जब दो बड़े महाद्वीपीय प्लेट आपस में जब टकराती है तो इसका जो किनारा ये मोड़ करके ऊपर की ओर उठती है, और उठने के बाद एक नया विशाल पर्वत जिसको हम लोग बलित पर्वत कहते हैं, इसका निर्माण होता है। घर में भी आप इसको करके सकते हैं। आपका जो रूमाल होगा उस रूमाल को टेबल के ऊपर बिछाइए और दोनों हाथों से दोनों किनारों को दबाइए। जब आप दोनों किनारों को दबाइएगा दोनों हाथों से, तो बीच वाला पार्ट ऊपर की ओर उड़ती है। यही हो गया बलित पर्वत, मोड़ करके ऊपर की ओर उठना। उदाहरण हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ना प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय पर्वत का सृष्टि हुआ है। ठीक, भारत की ओर जो गोंडवाना प्लेट और यूरोप
यूरेशियन प्लेट जिसको हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में टेथिस नामक एक सागर, और उस टेथिस का सागर उथला सागर जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं था, कालांतर में वो समुद्र का पानी सूखा और उसकी अंदर की जो कीचड़ मिट्टी, वो कीचड़ मिट्टी सूखते गई और उस जो दलदली जो कीचड़ मिट्टी वो सूखा और प्रेशर के कारण ऊपर की ओर उठते गई और आज के समय में हिमालय पर्वतमाला का सृष्टि हुआ। अब मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशनिक रिज के बारे में देखते हैं। देखिए अपसारी सीमाओं पर जहां प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, मेंटल से मैग्मा ऊपर आता है और नई समुद्री पपड़ी बनती है, जिससे पानी के भीतर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। मिड ओशनिक रेंज इसी का सृष्टि होता है। जब आप गूगल अर्थ से मैप को दिखेगा, आपको अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक यानी आपका अफ्रीका और उधर आपका अमेरिका, साउदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका, और इधर आपका अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो उत्तरी अटलांटिक है, उस अटलांटिक में गूगल अर्थ से आप जब दिखिएगा तो बीच में एग्जैक्टली सैटेलाइट इमेज आता है, थोड़ा हिस्सा उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिड ओशनिक रेंज। जहां पर महासागरीय प्लेट जब आपस से दूर जाती है, एक दूसरे से जब वो दूर जाती है, खिसक जाती है अपसारी सीमा के कारण, तो उनके अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है और फिर मैग्मा फैलता रहता है और इससे एक नए भूआकृति, एक विशाल पर्वत, समुद्र के नीचे एक विशाल पर्वतों का सृष्टि होती है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज की सृष्टि हुई है। ये अटलांटिक ओशंस में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत और दीपचाप। देखिए न महासागर और महाद्वीप या फिर महासागर और महासागर, अभिसारण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। अभिसरण सीमाओं में एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट दूसरा प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम लोग सबडक्शन कहते हैं, जिससे मैग्मा बनता है और जो सतह पर आकर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। यह मैग्मा बाहर निकलेगा और निकलने के बाद आपका ज्वालामुखी का निर्माण, जैसे जापान के द्वीप और एंडीज पर्वतमाला, ये ज्वालामुखी पर्वत और द्वीपचाप की सृष्टि होती है। जापान सुनामी के लिए फेमस है, जापान अर्थक्वेक्स के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। चलिए नेचुरल डिजास्टर को देख लेते हैं एक बार। पहला, अधिकांश प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं प्लेट सीमाओं के साथ ही होती है। प्लेट सीमाएं जो होती है, दो प्लेटों का जो बाउंड्रीज होती है, इन बाउंड्रीज में ही अधिकांश प्राकृतिक आपदाएं होती है। पहला, भूकंप। जब प्लेट एक दूसरे के पास से गुजरती है, जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ साथ जब वो गुजरती है तो आपस में फंस जाती है, और अचानक मुक्त होती है। दो प्लेट मूव कर रहा है और मूव करते करते वो फंस जाता है। फंसने के कारण कुछ समय के कारण वो अचानक खुल जाता है और दोबारा वो चलने के लिए स्टार्टिंग होती है। जिस तरह से वो धीरे धीरे आगे की ओर खिसकते हैं, तो ये जब अचानक जब वो मुक्त होते हैं तो एक तेज झटका लगता है और पृथ्वी का जो अंदर की ऊर्जा तरंग के रूप में ये बाहर की ओर जमीन में आती है, जिसको हम लोग भूकंप करते हैं। तेज झटका, जब भी आपको भूकंप कहीं पर सुनने को मिलेगा या फिर देखने को मिलता है, याद रखिएगा वहां पर प्लेटों का फंसना हुआ था पहले और फिर अचानक खुला, जिसके कारण पृथ्वी का जो एनर्जी वो बाहर आया झटकों के साथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। प्लेट सीमाओं के पास विशेषकर सबडक्शन जैसे क्षेत्र है, जहां पर सबडक्शन हो रहा है, वहां पर पिघला हुआ मैग्मा सतह तक पहुंच जाता है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मैग्मा नीचे से बाहर आ जाता है ना, जहां पर प्लेट सीमा में जहां पर मैग्मा
खिसक रहा है, सॉरी प्लेट खिसक रहे हैं, सबडक्शन हो रहा है, यानी एक नीचे जा रहा है और एक प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहीं से इसी क्रम से बीच वाला एक प्लेट नीचे की ओर धसक रहा है और एक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसी से यहां से मैग्मा बाहर की ओर निकलेगा। ठीक, चलिए सुनामी। सुनामी क्या न, समुद्र के नीचे आए बड़े बड़े भूकंप। 2004 में हिंद महासागर में जो भूकंप आया था समुद्र के अंदर, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। हम लोग पहली बार, भारत के लोग पहली बार प्रत्यक्षदर्शी हुए थे किसी बड़े सुनामी का, और भारत में व्यापक रूप से यह शब्द चला था। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी रेडियोस में ये शब्द को बार बार सुनने को मिल रहा था, सुनामी। तो सुनामी और कुछ नहीं है, समुद्र के अंदर आने वाली विशाल आकार का भूकंप। अब आते हैं जलवायु और पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। महाद्वीपीय स्थिति लाखों वर्षों में महाद्वीपों की गति ने विश्व जलवायु पैटर्न को बदल दिया। यह महाद्वीपों की गति के कारण, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण ही जलवायु में परिवर्तन आती है। महाद्वीपों की स्थिति समुद्र की धाराओं और हवा के पैटर्न को प्रभावित करती है। महाद्वीप का जहां जहां अवस्थान है वो हवा को रोक देता है और उस क्षेत्र में अलग प्रकार का तापमान को क्रिएशन करता है, वर्षा भी लाती है। महाद्वीप की स्थिति, फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिएगा, भारत में मॉनसून दक्षिण से, केरला से भारत में आती है और यह उत्तर की ओर जब अग्रसर होती है, हिमालय पर्वतमाला इसको रोक देती है। एक नेचुरल बाउंड्री की तरह हिमालय पर्वतमाला किससे बना, हम सभी को पता है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी से, प्लेट विवर्तन की थ्योरी से। दो प्लेट आपस में टकराए और एक नया सृष्टि हुआ है। तो इस चीज को आप देखिएगा कि एक हिमालय पर्वतमाला का सृष्टि हुआ और उसी हिमालय पर्वतमाला में भारत में जो नॉर्दर्न, खासकर जो नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर अलग प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ये नॉर्दर्न जलवायु आपको कृषि के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि मॉनसून का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिकतर समय में नॉर्दर्न इंडिया में रहता है। तो जलवायु को परिवर्तन करना कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी को एक प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण होती है। चलिए, संसाधनों का वितरण देखिए। ये जो जीवाश्म, जो पहले जब स्टार्टिंग में हम बोले थे कि जीवाश्म, अलग अलग प्रकार की जीवाश्में पाई जाती है और इन जीवाश्मों से बनने वाला जो प्राकृतिक ईंधन होता है, जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये तो जीवाश्म से पाए जाते हैं। तो प्राचीन काल में जीवों के अवशेष हर जगह में पाया जाने लगा। एक ही पैंजिया से टूटने के बाद ये हमें ऐसे संसाधन दे रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर पा रहे हैं। झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाई जाती है, जो ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। पृथ्वी के प्रमुख प्लेटों और उनका वितरण। पृथ्वी का जो स्थलमंडल मुख्य रूप से 7 बड़ी प्लेट और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है। इन प्रमुख प्लेटों और उनके वितरणों का विवरण नीचे दिया गया है। तो 7 बड़े प्लेट्स और कई छोटी छोटी प्लेट्स पाई जाती है। पहला प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यह सबसे बड़ा प्लेट है। पैसिफिक प्लेट्स जो सबसे बड़ा प्लेट, और यह प्लेट जो प्रशांत महासागर के तल को कवर करती है, यानी प्रशांत महासागर के जो एकदम पूरा इलाके हैं, आपको प्रशांत, फिलीपींस वगैरह, जापान, फिलीपींस, यही प्रशांत महासागर प्लेट में पाई जाती है। और इसके साथ साथ प्रशांत महासागर में कई छोटी और प्लेटों से घिरी हुई है। उत्तर अमेरिकी प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट ना, इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड,
साइबेरिया का कुछ हिस्सा भी शामिल है, साइबेरिया का कुछ हिस्सा भी शामिल है, साथ ही साथ ग्रीनलैंड शामिल है, जिसको अमेरिका अभी चाह रहा है उसको कब्जा करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। और इसमें साइबेरिया का हिस्सा भी आता है, इसमें साइबेरिया का हिस्सा भी आता है, यानी रशिया का पूर्वी वाला पार्ट, रशिया का पूर्वी वाला थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें साथ ही अटलांटिक महासागर की पश्चिम भाग, अटलांटिक महासागर की पश्चिम भाग भी आती है, किसमें? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। यूरेशियन प्लेट ना, इसमें अधिकांश यूरोप और एशिया महाद्वीप शामिल है, इसमें अधिकांश यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं, यह एक प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट है। उसके बाद अफ्रीकी प्लेट न, यह अमेरिका महाद्वीप और आसपास के महासागरीय क्षेत्रों को कवर करती है। पूर्वी अफ्रीका में भ्रंश घाटी का निर्माण इसी प्लेट के भीतर हो रहा है। अंटार्कटिका प्लेट ना, यह अंटार्कटिका महाद्वीप और उसके चारों ओर के दक्षिण महासागरों के तल तक फैली हुई है। इसके बाद ना इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ना, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से ही का परिणाम है। उसके बाद दक्षिण अमेरिकी प्लेट, साउदर्न अमेरिकन प्लेट, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अटलांटिक महासागर का पूर्ण भाग शामिल है। एंडीज पर्वतमाला इसी प्लेट और नाजाका प्लेट यानी एक छोटा सा प्लेट का अभिसारण का परिणाम है। इन प्रमुख प्लेटों के अलावा नाजाका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोकस प्लेट और कैरिबियन प्लेट जैसी कई छोटी प्लेट भी पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह को गतिशील स्वरूप प्रदान करता है। चलिए आप आते हैं निष्कर्ष की ओर। अंत में निष्कर्ष, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पृथ्वी के विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी अवधारणा है, जिसने हमारे ग्रह की गतिकी के प्रति हमारे समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह केवल महाद्वीप के खिसकने की कहानी नहीं है, बल्कि एक एकीकृत ढांचा है जो पृथ्वी की सतह पर होने वाली लगभग हर प्रमुख भूगर्भीय घटना की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमें यह अंतर्दृष्टि देता है कि महाद्वीप और महासागरों आज जैसी स्थिति में है वो लाखों वर्ष की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, और यह प्रक्रिया भविष्य में भी पृथ्वी के मानचित्र को नया आकार जारी रखेगी। यह सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा और बाहरी परिदृश्यों के बीच के जटिल संबंध को खूबसूरती को स्पष्ट करता है। यानी जो आज के समय में जो पृथ्वी और महासागर की जो मानचित्र को देख रहे हैं वो एक जैसा नहीं था, वो प्राचीन काल में एक अलग था, आज के समय में एक अलग बना और भविष्य में इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे अफ्रीका का जो प्लेट टूट रहा है, अफ्रीका महादेश जो टूट रहा है बीच से, और टूटने के बाद लाखों वर्षों के बाद क्या देखने को आपको मिलेगा जानते हैं ना, कि अफ्रीका का जो पूर्वी वाला हिस्सा वो भारत में आकर के भारत का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, यानी मुंबई वाला जो इलाका है, पूरा वेस्टर्न कोस्टल वाला इलाका, कोंकण गोवा वाला पूरा वेस्टर्न अरेबियन सी, उस अरेबियन कोस्टल भारत का जो अरेबियन कोस्टल है उसमें आकर के मर्ज हो जाएगा और हिमालय जैसा एक बड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, पूरा अरेबियन शीज को ओवर शेडो कर देगा ये प्लेट जो भविष्य में आएगा। यानी प्लेट हमेशा एक जैसा नहीं रहती है, हमेशा आगे की ओर खिसकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।